ऑल राइट एवरीवन, जैसे कि आपको पता है कल हम बात कर रहे थे सेल सिग्नलिंग के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा द बेसिक्स ऑफ सेल सिग्नलिंग। उसके ऊपर हमने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था कि सेल सिग्नलिंग क्या होती है एंड डिफरेंट मोड्स ऑफ सेल सिग्नलिंग। एंड उसके बाद हमने देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स एंड देयर रिसेप्टर्स। आज जैसे कि मैंने कल बोला था, आज पार्ट 2 में हम शुरू करने जा रहे हैं जी प्रोटीन्स एंड साइक्लिक एएमपी के बारे में। एंड हियर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द diagram, the structure of a G protein coupled receptor, explain how G proteins carry signals to their target enzymes, summarize the role of cAMP, and describe gene regulation by cAMP dependent protein kinase। तो ये सब चीज़ें हमें क्लियर होंगी आज के सेशन के बाद। सो लेट्स डाइव राइट इन। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रहता है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड आई एम ऑल्सो ए स्टूडेंट, सो इट्स बेटर टू हेल्प ईच अदर। एंड अगर जितना हद तक मुझे पता होगा, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, मोस्ट लिगेंड्स रेस्पॉन्सिबल फॉर सेल सेल सिग्नलिंग इंक्लूडिंग न्यूरोट्रांसमीटर्स, पेप्टाइड हार्मोन्स एंड ग्रोथ फैक्टर्स bind to receptors on the surface of their target cells। तो यहाँ पर लिखा गया है कि ज़्यादातर जो लिगेंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, सेल सेल सिग्नलिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड वो सारे उनमें से कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, कुछ पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं एंड कुछ ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि हमने कल पढ़ा था। उसके बाद क्या लिखा है उन्होंने, इसने लिखा है कि ये जो लिगेंड्स होते हैं ये रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं, जो कि मतलब बहुत सारे ऐसे लिगैंड्स हैं जो कि सेल के ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके साथ बाइंड करते हैं, ना कि सेल के अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके साथ बाइंड करते हैं, मतलब सरफेस ऑफ देयर टारगेट सेल्स। Consequently, a major challenge in understanding cell-cell signaling is unraveling the mechanism by which cell surface receptors transmit the signal initiated by ligand binding. Leave it. As discussed in chapter 15, some neurotransmitter receptors are ligand-gated ion channels। तो ये बोल रहा है कि कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स हैं जिनका मतलब जो रिसेप्टर्स है वो ligand-gated आयन चैनल्स है। जैसे कि मैंने बोला था कि सिनेप्स में जो एसिटिलकोलिन के लिए जो रिसेप्टर होता है वो आयन गेटेड चैनल्स होते हैं। तो ये कैसे होता है, दैट डायरेक्टली कंट्रोल आयन फ्लक्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और वो जो चीज़ होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार आयन अदला बदली को कंट्रोल करता है। ठीक है, जैसे कि वहाँ पर ज़्यादातर सोडियम एंड पोटेशियम आयन का अदला बदली होता है मेम्ब्रेन में। ठीक है, ये आयन गेटेड चैनल्स में, सिनेप्स में। Other cell surface receptors include the receptors for peptide hormones and growth factors। और कुछ भी ऐसे सेल सरफेस रिसेप्टर्स हैं जो कि पेप्टाइड हार्मोन एंड ग्रोथ फैक्टर को रिसीव करते हैं। एंड वो क्या करते हैं, इंट्रासेल्युलर टारगेट एंजाइम्स को रेगुलेट करते हैं। तो वो पेप्टाइड हार्मोन एंड ग्रोथ फैक्टर को रिसीव एक्सेप्ट करने के बाद क्या करते हैं, वो इंट्रासेलुलर सेल के अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं ना, जो एंजाइम बायोकैटालिस्ट एंजाइम्स होते हैं, टारगेट एंजाइम्स जो पर्टिकुलर फंक्शन के लिए टारगेटेड होते हैं, उनके एक्टिविटीज को वो कंट्रोल करते हैं through that type of signaling। These enzymes then transmit signals from the receptor to a series of additional intracellular targets, a process called signal transduction। तो ये जो ज़्यादातर वो मैंने बोला था ना कि जो क्या वो स्टेरॉइड्स जो होते हैं उनका जो रिसेप्टर होता है वो सेल के अंदर होता है। लेट्स से दिस इज अ स्टेरॉइड मॉलिक्यूल एंड इसका जो रिसेप्टर है वो सेल के अंदर आइदर साइटोसोल में होता है या फिर लेट्स से दिस इज अ न्यूक्लियस एंड इसके अंदर होता है। तो वो क्या करते हैं, स्टेरॉइड जो होते हैं वो ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करते हैं।
पर इन केस ऑफ तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर डायरेक्ट ये लिगैंड मॉलिक्यूल आया, ये जाकर मतलब किसी भी वे से इसका ये सेल के अंदर जो रिसेप्टर होता है उसके साथ बाइंड करता है, एंड बाइंड करने के बाद ये अपना फंक्शन करता है। इन केस ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर और जिनका रिसेप्टर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, वहां पर क्या होगा, लेट मी चेंज द कलर ऑफ दिस। वहां पर क्या होगा, ये आया सिग्नल मॉलिक्यूल, लेट्स से दिस इज अ लिगैंड एंड ये पेप्टाइड मॉलिक्यूल है, एंड ये आकर यहाँ पर बाइंड हुआ, ये एक्टिवेट हो गया, ये रिसेप्टर एंड लिगैंड का कॉम्प्लेक्स बन गया। ये एक्टिवेट होने के बाद ये क्या करता है, ये इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स होते हैं उसको एक्टिवेट करते हैं, एंड उसके बाद एक और कोई प्रोटीन होगा उसको ये एक्टिवेट करेगा, एंड लास्ट में ये जाकर कहाँ पर पहुँचते हैं, जो लास्ट वाला जो प्रोटीन होगा जिसको इफेक्टर बोलते हैं, तो ये इफेक्टर के पास पहुँचता है एंड वो इफेक्ट दिखाता है। तो ये जो सीरीज ऑफ इवेंट्स हुए यहाँ पर, इसको बोलते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन। यहाँ पर ये लिखा है सिग्नल ट्रांसडक्शन, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, द टारगेट ऑफ सच सिग्नलिंग पाथवे फ्रीक्वेंटली इंक्लूड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स दैट फंक्शन टू रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन। ज्यादातर ये सारे होते हैं जब जीन एक्सप्रेशन को इनको कंट्रोल करना होता है, ठीक है। यहाँ पर एक और बुक है, वहां से एक इमेज है, मैं वो दिखा देती हूँ। हियर इट इज। तो यहाँ पर क्या हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो हाइड्रोफोबिक सिग्नल्स होते हैं, जैसे कि स्टेरॉयड मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये स्टेरॉयड मॉलिक्यूल्स होते हैं, रेटिनॉइड्स होते हैं, या फिर थायरोक्सिन होते हैं, ये सारे स्टेरॉयड मतलब हाइड्रोफोबिक जो सिग्नल्स होते हैं, ये डायरेक्ट मेम्ब्रेन के अंदर घुस जाते हैं, एंड उसके बाद इनका साइटोसोलिक रिसेप्टर होता है या फिर न्यूक्लियर रिसेप्टर होता है, उनके साथ ये बाइंड कर जाते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, जीन एक्सप्रेशन को मॉडिफाई करते हैं या फिर डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। एंड ऑन दी अदर हैंड क्या होता है, अगर हाइड्रोफिलिक सिग्नल्स आते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्मॉल मॉलिक्यूल्स, पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सेल के सरफेस में जो रिसेप्टर होता है, यू कैन सी दिस इनएक्टिव सेल सरफेस रिसेप्टर, सेल के सरफेस में प्रेजेंट है, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड ये जब लिगांड के साथ बाइंड कर जाता है, दिस हाइड्रोफोबिक लिगांड्स, ये एक्टिवेट हो गया, एक्टिव सेल सरफेस रिसेप्टर यहाँ पर लिखा है। उसके बाद ये सीरीज ऑफ इवेंट होते हैं, यहाँ पर लिखा है ना, सिग्नल ट्रांसडक्शन एंड प्रोटीन एंड सेकेंड मैसेंजर। तो यहाँ पर ये जो क्या होता है, ये एक्टिव होने के बाद ये दूसरा कोई एक प्रोटीन को एक्टिवेट कर रहा है, ये तीसरा एक्टिवेट कर रहा है, कैस्केड की तरह ये काम कर रहा है, जैसे कि ब्लड कोआगुलेशन सिस्टम में होता है ना, कोई एक प्रोटीन एक्टिवेट हो गया, उसके बाद वो दूसरे को एक्टिवेट करता है, फिर दूसरा वाला तीसरे को एक्टिवेट करता है, एंड लास्टली वो क्या करते हैं, ब्लड को क्लट करने का काम करते हैं। इसी तरह यहाँ पर एक कैस्केड की तरह यहाँ पर एक प्रोटीन दूसरे प्रोटीन को, दूसरा प्रोटीन तीसरा प्रोटीन को, एंड दिस तीसरा प्रोटीन यहाँ पर लिखा है ना इफेक्टर प्रोटीन, यहाँ पर इफेक्टर प्रोटीन फिर एक्टिवेट हो गया। एंड ये इफेक्टर प्रोटीन एक्टिवेट होने के बाद इस ये जो इन सब सीरीज ऑफ इवेंट्स का जो मेन फंक्शन है, जो यहाँ पर है, मॉडिफिकेशन ऑफ सेलुलर मूवमेंट हो सकता है, या फिर कोई अदर फंक्शन होता है, सेलुलर फंक्शन हो सकता है, या फिर मूवमेंट हो सकता है, मेटाबॉलिज्म हो सकता है, या फिर वही सेम मॉडिफिकेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन या फिर डेवलपमेंट हो सकती है। तो ये सारे जो सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं, ये इसको सिग्नल ट्रांसडक्शन कहते हैं, एक के बाद एक जो होता रहता है। एंड वो रिसेप्टर एंड लिगांड के कॉम्प्लेक्स के बाद जो एक्टिवेट होता है, उन सबको क्या बोलते हैं, उन सबको बोलते हैं सेकेंड मैसेंजर्स, ठीक है। इन सबको बोलते हैं सेकेंड मैसेंजर। हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे कि सेकेंड मैसेंजर में क्या क्या आता है। लेट्स गेट बैक टू आवर बुक। तो उसके बाद क्या लिखा है, द टारगेट ऑफ सच सिग्नलिंग पाथवे फ्रीक्वेंटली इंक्लूड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इंक्लूड रहता है वैसे टारगेट में, सिग्नलिंग में, दैट फंक्शन टू रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन। उसके बाद लिगेंड बाइंडिंग टू ए रिसेप्टर on the surface of the cell thus initiate a chain of intracellular reactions। ये कैसे लाइन बन गया, चेन ऑफ
intracellular reactions. Now, ultimately reaching the target cell nucleus and altering program of gene expression. कुछ chain of intracellular reactions होते हैं, एक प्रोटीन दूसरे प्रोटीन को कोई रिएक्ट करके बनाता है, दूसरा प्रोटीन तीसरा, ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स में उसके अंदर इन्वॉल्व रहते हैं, कुछ को फैक्टर्स इन्वॉल्व रहते होंगे, कुछ विटामिन्स, एंड उनके जरिए में क्या होता है, चेन ऑफ इंट्रासेलुलर रिएक्शंस होते हैं, एंड वो अल्टीमेटली कहाँ पहुंचता है, वो टारगेट सेल न्यूक्लियस में, सेल की न्यूक्लियस में जाकर पहुंचता है, एंड जीन के एक्सप्रेस को वो अल्टर करने का काम करता है, जिससे क्या होगा, इसका जो फंक्शन होगा वो फंक्शन भी डिफरेंट होगा ना। मतलब अगर कोई जीन कोई एक पर्टिकुलर टाइप का प्रोटीन बनाने के लिए बना है, तो अगर ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल इसको उसको सिग्नल दे रहे हैं कि ये वाला प्रोटीन नहीं बनेगा, इसके बदले ये वाला प्रोटीन बनेगा, जैसे कि कोई ऐसा इन्फेक्शन हो जाता है, तो हो सकता है कि हमारे बॉडी कोई एक प्रोटीन के बदले दूसरा प्रोटीन आगे बनाना चाहता है, तो ऐसे केसेस में मतलब ऐसे सिग्नलिंग वो सेंड करता है सेल के अंदर। ठीक है। The functions of some of the major type of cell surface receptor and their associated signaling pathways are discussed. Okay, leave it. Okay. उसके बाद आया G proteins and G protein coupled receptor. This is very important. G protein and G protein coupled receptor. तो हम इसको डिटेली पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर पहले जो पैराग्राफ मैं उसको थोड़ा समराइज कर देती हूँ। तो इसमें क्या है, इसमें ये बोल रहा है कि बहुत सारे ऐसे बहुत सारे लिगैंड्स या फिर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होते हैं जो डायरेक्ट मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर जो उनका रिसेप्टर होता है वहाँ पर पहुँचते हैं एंड अपना फंक्शन करते हैं, जो अपना जीन को जो रेगुलेट करने वाला फंक्शन करते हैं। बट ऐसे भी बहुत सारे लिगैंड या फिर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका रिसेप्टर सेल के सरफेस में प्रेजेंट रहता है। ज़्यादातर जो पेप्टाइड्स या फिर ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं उनका जो रिसेप्टर सेल के सरफेस में ही प्रेजेंट रहता है, यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या करता है, ये जब एक्टिवेट हो गया लिगैंड के प्रेजेंस में, ये फिर दूसरे प्रोटीन्स को एक्टिवेट करता है, एंड उसके दूसरे प्रोटीन को एक्टिवेट करने में जो सीरीज ऑफ इंट्रासेल्युलर रिएक्शंस होते हैं उसको बोलते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन। सिग्नल ट्रांसडक्शन बोलते हैं उसको। एंड ये ईच ऑफ दिस प्रोटीन्स आर नोन एज सेकेंड मैसेंजर्स, एंड ये जो लास्ट वन होता है इसको हम इफेक्टर बोलते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स जो होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स को जो रिसीव करते हैं वो ज़्यादातर आयन गेटेड चैनल्स होते हैं जिनमें आयन की अदला बदली होती है, आयन की एक्सचेंज होती है मेम्ब्रेन के थ्रू, एंड उसी से ही सिग्नल पहुंचता है सेल के अंदर। ठीक है, तो दिस इज द समरी ऑफ दिस पैराग्राफ। नेक्स्ट, जी प्रोटीन एंड जी प्रोटीन coupled receptor. The largest family of cell surface receptor transmits signals to intracellular targets via the intermediary action of guanine न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन्स। तो ये बोल रहा है कि सेल सरफेस रिसेप्टर्स में से सबसे बड़ा जो फैमिली है जिनका जिनका सबसे बड़ा फैमिली है वो कौन है, वो है गुआनाइन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये यहाँ पर क्या लिखा है, तो यहाँ पर लिखा है जो सबसे बड़ा फैमिली ऑफ सेल सरफेस रिसेप्टर होता है वो सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं किसके थ्रू, वाया द इंटरमीडिएट एक्शन ऑफ गुआनाइन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन, जी प्रोटीन के थ्रू, जी प्रोटीन के इंटरमीडिएट एक्शन के थ्रू वो सिग्नल सेल के अंदर ट्रांसमिट होता है। जी प्रोटीन्स का एक लार्जेस्ट फैमिली है। मतलब जी प्रोटीन के साथ जो कपल्ड रिसेप्टर्स है, मतलब उनके साथ मिलकर जो कपल होकर जो रिसेप्टर्स काम करते हैं उनका दैट इज द लार्जेस्ट फैमिली ऑफ सेल सरफेस रिसेप्टर्स। सेल के सरफेस में जो रिसेप्टर्स होते हैं, more than 1000 such G protein coupled receptors have been identified. So अभी तक ऐसे हजारों जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स या फिर इसको जो हम बोलते हैं जीपीसीआर, तो ये जो जीपीसीआर होता है इसका इसका 1000 से भी ज्यादा क्या वेरिएंट्स मतलब आइडेंटिफाइड हुए हैं ऐसे रिसेप्टर्स।
आइडेंटिफाइड हुए हैं अभी तक, इंक्लूडिंग द रिसेप्टर्स फॉर मैनी हॉर्मोन्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स। उनके अंदर बहुत सारे हॉर्मोन्स भी हैं एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स भी हैं। तो उनके फंक्शन के अंदर क्या आता है, स्मेल, साइट एंड टेस्ट को कंट्रोल करने के लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं उसमें भी जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स होते हैं। द जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली रिलेटेड प्रोटीन कैरेक्टराइज्ड बाय 7 मेम्ब्रेन स्पैनिंग अल्फा हेलिसेस। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, 7 मेम्ब्रेन स्पैनिंग अल्फा हेलिसेस होता है। मतलब ये 7 बार मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है एज ए सिंगल यूनिट। यहाँ पर इसका डायग्राम है, यू कैन सी दिस। मतलब ये इसका आउटर लिफलेट में, मतलब सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का 2 लेयर होता है ना, ये जो अपर साइड मतलब जो सेल के बाहर वाली साइड होती है उसको आउटर लिफलेट बोलते हैं। जो सेल की अंदर की तरफ, साइटोसोल की तरफ जो लेयर होते हैं उसको इनर लिफलेट बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो इसका जो जो आउटसाइड ऑफ सेल में जो एंड प्रेजेंट रहता है वो एंड टर्मिनस होता है। ये एक प्रोटीन है ना, ये रिसेप्टर एक प्रोटीन है, तो इसका जो एंड टर्मिनस होता है वो आउटसाइड ऑफ सेल रहता है। एंड इसका जो इनर पार्ट, मतलब इसका जो इनर लिफलेट में जो होता है, जो साइटोसोलिक फेस में जो पार्ट रहता है इस रिसेप्टर का, वो सी टर्मिनस होता है। ठीक है, कार्बोक्सिल टर्मिनस एंड ये अमीन टर्मिनस होता है। एंड उसके अलावा यहाँ पर कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी इसके साथ बाइंडेड होते हैं ऊपर की तरफ। एंड ये 7 बार मेम्ब्रेन में क्रॉस करता है। यू कैन काउंट इट विथ मी। मैं यहाँ पर थोड़ा विजिबल वाला कलर यूज कर लेती हूँ। यहाँ पर ये हो गया एक बार, मतलब ये यहाँ से ऐसे गया नीचे, उसके बाद दूसरे बार ऐसे देख लेते हैं, एक बार 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये 7 बार, 7 बार ये गया है मेम्ब्रेन में ये 7 बार क्रॉस कर रहा है। तो यही लिखा है 7 मेम्ब्रेन स्पैनिंग अल्फा हेलिसेस। यू कैन सी दिस। इसको ये मिटा देते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर अल्फा हेलिसेस यू कैन सी, ये ऐसे स्पाइरल जैसे बने हैं ना अल्फा हेलिक्स। जो प्रोटीन का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है अल्फा हेलिक्स, ऐसे ऐसे करके बने हैं, है ना। तो ये अल्फा हेलिक्स है, 7 टाइम्स ये पास कर रहे हैं एंड ये अल्फा हेलिक्स है। 7 मेम्ब्रेन स्पैनिंग अल्फा हेलिसेस, जो ये जीपीसीआर जो रिसेप्टर है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। तो इसको जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये जी प्रोटीन के साथ कपल बन के मिलकर अपना काम कर रहा है। ये जो रिसेप्टर है ये जी प्रोटीन के साथ मिलकर काम करता है, इसीलिए इसको जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर बोलते हैं। जो कि एक 7 मेम्ब्रेन स्पैनिंग अल्फा हेलिसेस इसका स्ट्रक्चर रहता है। एंड उसके बाद क्या है, द बाइंडिंग ऑफ लिगेंड्स टू द एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन कौन सा होता है, वो एन टर्मिनस जो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर टर्मिनस, मतलब यहाँ पर आकर लिगैंड बाइंड करेगा इसका। यहाँ पर एन टर्मिनस जो एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन होता है ऑफ दिस रिसेप्टर्स इंक्लूड्स अ कन्फर्मेशनल चेंज दैट अलाउड। जब भी कोई लिगैंड आकर इस एन टर्मिनस एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, मतलब एन टर्मिनस में आकर बाइंड करता है, तब इसमें कुछ कन्फर्मेशनल चेंज होता है जो कि क्या करता है, साइटोसोलिक डोमेन ऑफ द रिसेप्टर टू एक्टिवेट। तो ये जो साइटोसोलिक डोमेन जो सी टर्मिनस होता है, ये जाकर क्या करता है, यहाँ पर पास में ही एक क्या होता है, यहाँ पर पास में ही होता है हमारा जी प्रोटीन। तो ये जी प्रोटीन को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। ठीक है, ये जी प्रोटीन मतलब इसमें जब ये लिगैंड आकर आकर यहाँ पर एन टर्मिनस में एक्स्ट्रा सेलुलर साइड में लिगैंड आकर बाइंड करता है, तब ये इंट्रासेलुलर साइड में जो सी टर्मिनस होता है, ये सी टर्मिनस में मतलब ये कम्प्लीटली रिसेप्टर में ही कुछ कन्फर्मेशनल चेंज होता है, जिससे क्या होता है, ये सी टर्मिनस जाकर इसको ये इंट्रासेलुलर पार्ट जो होता है, इंट्रासेलुलर जो साइटोसोलिक डोमेन होता है, ये जाकर क्या करता है, जी प्रोटीन को एक्टिवेट करता है। एक्टिवेट है जी प्रोटीन एसोसिएटेड विद द इनर फेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इनर फेस में जो होता है
इनर फेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड जो जी प्रोटीन होता है उसको जाकर ये एक्टिवेट करता है। The activated G protein then dissociate from the receptor and carries the signal to an intracellular target which may be either an enzyme or an ion channel. उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो एक्टिवेटेड जी प्रोटीन डिसोसिएट हो जाता है इस रिसेप्टर से, मतलब ये रिसेप्टर के साथ, ये रिसेप्टर आता है जी प्रोटीन को, जी प्रोटीन के साथ बाइंड करता है शायद, एंड उसके उसको एक्टिवेट कराता है, एंड उसके बाद वो अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद वो क्या करता है, वो उसके बाद जो नेक्स्ट सीरीज ऑफ इवेंट जो है होता है ना, ये मतलब ये जो जी प्रोटीन है वो दूसरे कोई प्रोटीन को एक्टिवेट करने का जो काम होता है वो उसके बाद शुरू हो जाती है। ठीक है ना। द एक्टिवेटेड जी प्रोटीन देन डिसोसिएट्स फ्रॉम द रिसेप्टर एंड कैरीज द सिग्नल टू एन इंट्रासेलुलर टारगेट। इंट्रासेलुलर टारगेट कुछ होता है, कोई एक ऐसा प्रोटीन होगा या फिर कोई आयन चैनल होगा या फिर कोई एंजाइम होगा, उसको वो एक्टिवेट करेंगे। उसके बाद एंजाइम और आयन चैनल को एक्टिवेट करेंगे। तो एक बार समराइज कर लेते हैं इसको, हमने क्या पढ़ा अभी। तो बेसिकली क्या होता है, ये जी प्रोटीन के साथ कपल्ड एक रिसेप्टर होता है जो 7 बार मेम्ब्रेन में स्पैन करते हैं, एंड उनका स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स होता है। इसका जो आउटर लिपलेट में जो पार्ट होता है वो एन टर्मिनस होता है, एंड जो इनर लिपलेट में जो पार्ट होता है, जो सेल के अंदर जो पार्ट साइटोसोलिक फेस में जो पार्ट होता है वो सी टर्मिनस होता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं दिस इज सी टर्मिनस, एंड ये जो होता है जब भी कोई लिगांड आकर इस एन टर्मिनस में जाकर बाइंड करता है तो इसका कन्फर्मेशनल चेंज होता है। कन्फर्मेशनल चेंज होने के दौरान ये क्या होता है, इनर लिपलेट में जो पार्ट होता है, मतलब ये जो सी टर्मिनस होता है, ये जाकर क्या होता है, ये जी प्रोटीन जो होता है, जी प्रोटीन इसके पास ही होते हैं मेम्ब्रेन में। तो जी प्रोटीन जो मतलब साइटोसोलिक फेस में जो पार्ट होता है जी प्रोटीन का, उसके साथ ये बाइंड कर जाता है। ये बाइंड करके क्या होता है, उसको एक्टिवेट करता है। उसको एक्टिवेट करने के बाद क्या होता है, ये उसके साथ उससे डिसोसिएट हो जाता है, एंड डिसोसिएट होने के बाद ये तो एक्टिवेट हो गया ना, ये अब क्या करेगा, साइटोसोल में कुछ एंजाइम्स होंगे या फिर कोई आयन चैनल होंगे, उनको वो उसके बाद एक्टिवेट करेगा, एंड उसके बाद जो सीरीज ऑफ इवेंट्स होना है वो सीरीज ऑफ इवेंट्स होंगे। ठीक है, तो ऐसे ये जी प्रोटीन्स एंड जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, मतलब दिस इज जस्ट ए बेसिक इंट्रो इनटू जी प्रोटीन्स एंड जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। यहाँ पर क्या लिखा है, ए लार्ज फैमिली ऑफ रिसेप्टर सिग्नल वाया जी प्रोटीन। ऐसे बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं जो कि जी प्रोटीन के थ्रू क्या होते हैं, सिग्नल दिखाते हैं। ऐसे 100,000 नंबर में पाया जा चुका है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स। मेन पॉइंट्स हैं, आप याद रख सकते हैं इनको। तो इसको मैं यहाँ से इरेज कर देती हूँ। उसके बाद द डिस्कवरी ऑफ जी प्रोटीन्स केम फ्रॉम स्टडीज ऑफ हार्मोन सच एज एपिनेफ्रिन। तो या इसका डिस्कवरी कैसे हुआ, एपिनेफ्रिन के बारे में जब स्टडीज हुआ उसके बाद इसका डिस्कवरी हुआ। ये एग्जाम में आ चुका है, एपिनेफ्रिन के एक्शन के दौरान जी प्रोटीन में कैसे क्या वो होता है, मतलब कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं, एंड वो ये आई थिंक 2022 वाले जो क्वेश्चन है उसके सी सेक्शन में 72 नंबर में ये क्वेश्चन प्रेजेंट है कि एपिनेफ्रिन के मतलब एपिनेफ्रिन इज ए हार्मोन, राइट। तो दिस इज ए सिग्नल मॉलिक्यूल, एंड इसके आकर जी प्रोटीन वाले जो रिसेप्टर के साथ बाइंड करने के बाद क्या क्या होता है, सीरीज ऑफ इवेंट्स, ऐसे कोई सीक्वेंस में उसको हमें बताना है, ऐसा क्वेश्चन था। तो यहाँ पर इसीलिए अभी पता चला कि ये जो स्टडीज ऑफ हार्मोन के दौरान ही ये जी प्रोटीन्स के बारे में पता चला है, इसी वजह से दैट दैट मेक्स इट ए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, दैट रेगुलेट सिंथेसिस ऑफ, तो फिर ये क्या होता है, ये जो हार्मोन होता है ये साइक्लिक एएमपी या फिर सीएएमपी का जो सिंथेसिस होता है उसको रेगुलेट करता है इन द टारगेट सेल्स। सीएमपी इज एन इम्पोर्टेंट सेकेंड मैसेंजर। तो सीएमपी जो होता है दैट इज अ सेकेंड मैसेंजर, जैसे मैंने बोला ना जो सीरीज ऑफ प्रोटीन्स एक्टिवेट होते हैं उनमें से एक सीएमपी भी है।
तो यहाँ पर ये लिखा ही है, CAMP इज एन इम्पॉर्टेंट सेकेंड मैसेंजर दैट मेडिएट सेलुलर रेस्पॉन्स टू ए वेराइटी ऑफ हार्मोन। तो ये क्या करता है, सेल के अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पॉन्स दिखाता है। In the 1970s, Martin Rodwell and his colleagues made the key observation that GTP is required for hormonal stimulation of adenylyne। तो GTP चाहिए। तो इन्होंने मार्टिन रोडवेल जो है, इन्होंने 1970 में इन अपने कॉलीग्स के साथ मिलकर ऐसा कुछ ऑब्जर्व किया कि जीटीपी जो होता है, जो गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो होता है, एटीपी जीटीपी जो है हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं, एंड यहाँ पर जी प्रोटीन होता है ना, तो इनको जी प्रोटीन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये गुआनाइन न्यूक्लियोटाइड के साथ बाइंड होते हैं, गुआनाइन न्यूक्लियोटाइड के साथ बाइंड होते हैं, इसीलिए इनको जी प्रोटीन बोलते हैं। एंड ऑल्सो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, ये जो जीटीपी होते हैं, ये जो जीटीपी के साथ ये जी प्रोटीन रिसेप्टर्स, कपल्ड रिसेप्टर्स क्या करते हैं, बाइंड करते हैं। मतलब जीटीपी इज रिक्वायर्ड फॉर देयर हार्मोनल स्टिमुलेशन ऑफ एडेनाइलिन साइक्लेज। एएमपी के फॉर्मेशन के लिए ये एंजाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एडेनाइलिन साइक्लेज जो एंजाइम। This finding led to the discovery that a guanine nucleotide binding protein, the aforementioned G protein, is an intermediary in adenylyl cyclase activation। तो ये जो G प्रोटीन यहाँ पर एक इंटरमीडिएट की तरह काम करता है एडेनाइलिन साइक्लेज को एक्टिवेट करने के लिए। ठीक है, तो ये वो एक्सपेरिमेंट की बात है। Since then, an array of G proteins have been found to act as physiological switches that regulate the activities of a variety of intracellular targets in response to extracellular signals। तो यहाँ पर कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन लिखा है, यहाँ पर पढ़ लेते हैं। डॉग्स हैव अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स मोर जीन्स एनकोडिंग फंक्शनल ऑर्डर एंड रिसेप्टर्स देन ह्यूमंस। तो ये बोल रहा है कि ह्यूमन से 3 गुना, मतलब ऐसे बोल सकते हैं, डॉग्स में ह्यूमन से 3 गुना, ह्यूमन में ऑर्डर मतलब स्मेल के रिलेटेड जो रिसेप्टर्स होते हैं उनसे 3 गुना ज़्यादा रिसेप्टर्स पाए जाते हैं डॉग में। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। उसके बाद ये आया यहाँ पर क्या, आउटसाइड ऑफ द सेल हार्मोन। तो ये जो एपिनेफ्रिन हार्मोन है, ये हार्मोन आकर कहाँ पर जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के साथ, जीपीसीआर के साथ बाइंड कर रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। एंड उसके बाद इसका इनर लिफलेट में, जो इनर पार्ट में, आउट साइटोसोलिक पार्ट में जो है जो पोर्शन है, इसमें कन्फर्मेशनल चेंज हो रही है। एंड साइटोसोलिक पार्ट में जो पार्ट है वो जाकर क्या जी प्रोटीन के साथ बाइंड कर रहा है एंड इसको एक्टिवेट कर रहा है। मतलब दिस वन स्पेशली दिस अल्फा वन, इसका तीन, ये जो जी प्रोटीन होता है इसका 3 सब यूनिट होता है। यू कैन सी इट अल्फा, गामा एंड बीटा। एंड ये जो अल्फा सब यूनिट होता है, ये अल्फा सब यूनिट को एक्टिवेट कर देता है एंड एक्टिवेटेड, दिस इज नाउ एक्टिवेटेड जी प्रोटीन। एंड ये एक्टिवेट होने के बाद रिसेप्टर से सेपरेट हो जाता है। एंड सेपरेट होने के बाद क्या होता है, ये जाकर एडेनाइलिन साइक्लेज जो होता है एंजाइम, उसको एक्टिवेट करता है। एंड एडेनाइलिन साइक्लेज से क्या होता है, मतलब ये एक्टिवेटेड जी प्रोटीन है, ये एक्टिवेटेड जी प्रोटीन में क्या हुआ, जीटीपी बाइंड हुआ। जीटीपी बाइंड होने के बाद वो जो फॉस्फेट होता है, वो फॉस्फेट ये किसको डोनेट कर देता है, एडेनाइलिन साइक्लेज को डोनेट कर देता है। एंड इसका फॉस्फोराइलेशन हो गया तो ये भी एक्टिवेट हो गया। एंड एक्टिवेट होने के बाद ये अपना फंक्शन करता है, जो कि एटीपी से सीएएमपी का फॉर्मेशन, एटीपी जो होता है उससे सीएएमपी का फॉर्मेशन होता है एडेनाइलिन साइक्लेज के थ्रू। ठीक है, यहाँ पर लिखा है हार्मोनल एक्टिवेशन ऑफ एडेनाइलिन। तो यहाँ पर हार्मोन के द्वारा एडेनाइलिन साइक्लेज का एक्टिवेशन होता है, यही लिखा है। तो ये इमेज उसके बारे में ही है। तो बाइंडिंग ऑफ हार्मोन प्रमोट्स द इंटरेक्शन ऑफ द रिसेप्टर विद द जी प्रोटीन। तो जी प्रोटीन के साथ रिसेप्टर का इंटरेक्शन हुआ। इंटरेक्शन होने के बाद द एक्टिवेटेड जी प्रोटीन
अल्फा सब यूनिट, जो जी प्रोटीन का जो अल्फा सब यूनिट होता है उसके बाद वो डिसोसिएट हो जाता है रिसेप्टर से एंड ऑल्सो जी प्रोटीन के अदर सब यूनिट से डिसोसिएट हो जाता है एंड क्या करता है, एडेनाइलिन साइक्लेज जो एंजाइम होती है उसको ये स्टिमुलेट करता है एंड स्टिमुलेट करने के बाद ये अपना काम जो कैटालाइज करने का काम एटीपी से सीएमपी फॉर्मेशन जो रिएक्शन है उसको कैटालाइज करने का काम ये करता है एंड सीएमपी का फॉर्मेशन होता है. तो दिस इज एन एक्सपेरिमेंट रिटन हियर. We can read this, but if we have more time, then we will read about that. तो दिस इज द जी प्रोटीन. यहाँ पर उसका अमीनो एसिड सीक्वेंस कंप्लीटली दिया गया है. ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं जी प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ 3 सब यूनिट्स. यहाँ पर थोड़ा और डिटेल दिया गया है अबाउट दैट जी प्रोटीन. पढ़ लेते हैं. जी प्रोटीन्स consist of 3 subunits designated at alpha, beta and gamma. तो ये इसका 3 सब यूनिट होता है अल्फा बीटा एंड गामा. अल्फा बीटा एंड गामा. एंड उसके बाद क्या, दे आर फ्रीक्वेंटली कॉल्ड हेटेरोट्राइमेरिक जी प्रोटीन्स. ऑल्सो दे आर कॉल्ड एज हेटेरोट्राइमेरिक जी प्रोटीन्स. Heterotrimeric G proteins to distinguish them from other guanine nucleotide binding proteins such as RAS. तो और भी बहुत सारे guanine nucleotide binding proteins होते हैं जिनमें से एक एग्जांपल यहाँ पर लिखा है RAS. RAS के बारे में जो शायद हम आगे पढ़ेंगे. तो ये क्या लिखा है, they are frequently called heterotrimeric G protein to distinguish them from other guanine nucleotide binding proteins. अच्छा, रास ट्राइमेरिक जी प्रोटीन बोलते हैं क्योंकि इनका 3 सब यूनिट होता है. अल्फा बीटा एंड गामा 3 सब यूनिट होता है एंड 3 अलग अलग सब यूनिट होता है, इसलिए हेटेरोट्राइमेरिक जी प्रोटीन्स बोलते हैं. एंड दूसरे जो जी प्रोटीन न्यूक्लियोटाइड गुआनाइन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन रैस से इसको अलग करने के लिए इसको हेटेरोट्राइमेरिक जी प्रोटीन बोलते हैं. ठीक है. And the RAS related GTP binding proteins that are involved in nuclear import. RAN अच्छे से समझ तो नहीं आया, समझने की कोशिश करते हैं. वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट. तो ये जो RAS related GTP binding proteins होते हैं ये क्या करते हैं, न्यूक्लियर इंपोर्ट करते हैं, मतलब न्यूक्लियस को कोई चीज को ट्रांसपोर्ट करते हैं. ठीक है, न्यूक्लियस को लेट से कोई चीज जाना है तो उसका ट्रांसपोर्ट ये करते हैं जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन, रैस रिलेटेड जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन जो होते हैं. एंड बेसिकुलर ट्रांसपोर्ट भी करते हैं. बेसिकल मतलब बेसिकल को ट्रांसपोर्ट करते हैं या फिर बेसिकल के अंदर ट्रांसपोर्ट करते हैं. वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट करते हैं एंड अल्सो क्या, एंड अल्सो सेल के मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं. ये 3 प्रोटीन यहाँ पर ये बोले. वन इज रैन जो कि न्यूक्लियर इंपोर्ट में हेल्प करता है. दूसरा इज ए आर एफ एंड रैफ एंड ए आर एफ, ये क्या करते हैं, वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट करते हैं. एंड तीसरा इज सेल मूवमेंट. ये जो रॉ होता है, रो प्रोटीन जो होता है वो सेल मूवमेंट में हेल्प करता है. Receptor activate G proteins by stimulating exchange of GDP for GTP. तो यहाँ पे पहले से ही GDP होता है वहाँ पर एंड GDP के बदले GTP आकर बाइंड हो जाता है एंड उसका एक्सचेंज होता है. तो जब एक्टिवेट करना होता है तो GDP एक्सचेंज होकर GTP हो जाता है एंड जब उसको इनएक्टिवेट करना होता है उसका काम हो जाए उसके बाद तो क्या होता है, GTP अगेन GDP में कन्वर्ट हो जाता है. Activated G proteins then interact with target enzymes such as adenylyl cyclase. तो G प्रोटीन जब एक बार एक्टिवेट हो जाए तो वो टारगेट एंजाइम के साथ इंटरेक्ट करता है, जैसे कि इस केस में एडेनाइलिन साइक्लेज. ठीक है. अब यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है जिसको हम समझने की कोशिश करते हैं. इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं. ठीक है, तो ये है डायग्राम इज अबाउट रेगुलेशन ऑफ जी प्रोटीन्स. तो व्हाट इज इट अबाउट, यहाँ ये कहाँ से शुरू हो रहा है, तो ये आई थिंक ये यहाँ से शुरू हो रहा है. तो यहाँ पर आउटसाइड ऑफ द सेल, दिस इज द आउटसाइड ऑफ द सेल, दिस इज द रिसेप्टर एंड दिस इज द रिसेप्टर के पास जो जी प्रोटीन है इनएक्टिवेट स्टेट में है, इसमें जीटीपी लगा हुआ है.
जीटीपी लगा हुआ है तो ये इनएक्टिवेट स्टेट में है। यहाँ पर जो ये राउंड राउंड दिख रहा है ये फॉस्फेट ग्रुप है। जीडीपी में क्या हो गया, जीडीपी में 2 होगा, डाई फॉस्फेट होता है ना, तो 2 फॉस्फेट यहाँ पर लगा हुआ है। तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर क्या लिखा है पढ़ लेते हैं। इन द इनएक्टिवेट स्टेट द अल्फा सब यूनिट इज बाउंड टू जीडीपी। तो अल्फा सब यूनिट जो होता है वो जीडीपी के साथ बाइंड होता है इन ए कॉम्प्लेक्स विथ बीटा एंड गामा। बीटा एंड गामा के साथ कॉम्प्लेक्स में होता है, प्लस ये जीडीपी के साथ बाइंड होता है जब वो इनएक्टिवेट होता है। उसके बाद क्या होता है, जीटीपी आता है। जीटीपी में 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं ना, तो जीटीपी आता है एंड जीडीपी को निकाल देता है। जीटीपी ऐड होता है एंड जीडीपी बाहर चला जाता है। हार्मोन बाइंडिंग, तो जब हार्मोन आकर बाइंड करे रिसेप्टर में, ये हार्मोन है, हार्मोन आकर रिसेप्टर में बाइंड कर रहा है। बाइंड करने के बाद क्या होता है, यहाँ पर जो जीटीपी था वो जीडीपी के साथ एक्सचेंज हो गया एंड एक्सचेंज होने के बाद क्या हुआ, जीडीपी निकल गया एंड जीटीपी आकर अल्फा सब यूनिट में बाइंड कर गया। जी प्रोटीन अब एक्टिवेट हो गया, ठीक है, हार्मोन बाइंड होने के बाद। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये जो अल्फा सब यूनिट, जो एक्टिवेटेड अल्फा सब यूनिट था, ये बीटा एंड गामा सब यूनिट से अलग हो गया। टारगेट एंजाइम एंड आयन चैनल्स कुछ ऐसा लिखा है यहाँ पर, तो ये अलग हो गया। द एक्टिवेटेड जीटीपी बाउंड अल्फा सब यूनिट and beta gamma complex then dissociate from the receptor. नॉट जस्ट अल्फा सब यूनिट, बीटा गामा सब यूनिट भी रिसेप्टर से डिसोसिएट हो जाते हैं। बट ये मतलब ये जो अल्फा सब यूनिट होता है ये अल्फा, हाँ, ये जो अल्फा सब यूनिट होता है ये बीटा गामा सब यूनिट से भी सेपरेट हो जाता है, ठीक है। एंड इसमें जीटीपी होता है ना, एंड उसके बाद ये क्या करते हैं, अपने टारगेट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। यहाँ पर कौन है उसका टारगेट, एडेनाइलिन साइक्लेज होता है इसका टारगेट। तो यहाँ पर क्या लिखा है, एक्टिविटी ऑफ द अल्फा सब यूनिट इज टर्मिनेटेड। एंड उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये अपना एडेनाइलिन साइक्लेज को एक्टिवेट करने के बाद ये जो अल्फा सब यूनिट है जी प्रोटीन का, ये अगेन क्या होगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा। ये अपने पहले वाले स्टेज में आ जाएगा, जाकर बीटा एंड गामा के साथ बाइंड कर जाएगा, जीटीपी इससे निकल जाएगा एंड जीडीपी वहां पर आकर बाइंड हो जाएगा, ठीक है। एक फॉस्फेट ग्रुप ही निकल जाए तो वो जीडीपी हो जाएगा, है कि नहीं। तो जीटीपी का हाइड्रोलिसिस हुआ एंड वो फिर से रीएसोसिएट हो जाता है बीटा एंड गामा कॉम्प्लेक्स के साथ। एंड वो जो एडेनाइलिन साइक्लेज जो एक्टिवेट हुआ था वो क्या होगा, वो उसके बाद एटीपी से साइक्लिक एएमपी फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। द अल्फा सबयूनिट ऑफ द हेटेरोमेरिक जी प्रोटीन बाइंड्स गुआनाइन न्यूक्लियोटाइड। तो ये जो अल्फा सब यहाँ पर डिटेल में लिखा है, अल्फा सब यूनिट ऑफ द हेटेरोट्राइमेरिक जी प्रोटीन कहाँ बाइंड करता है, गुआनाइन न्यूक्लियोटाइड के साथ बाइंड करता है, which regulate G प्रोटीन एक्टिविटी। एंड गुआनाइन न्यूक्लियोटाइड के साथ बाइंड करता है एंड जी प्रोटीन की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। इन द रेस्टिंग स्टेट वही सेम चीज लिखा है डायग्राम में जो हमने पढ़ा, वही सेम चीज लिखा है कि रेस्टिंग स्टेट में ये जो अल्फा है, अल्फा जीडीपी के साथ बाइंड होता है एंड कॉम्प्लेक्स बनाए रहता है बीटा एंड गामा के साथ। उसके बाद क्या होता है, जब हार्मोन इसके साथ बाइंड करता है तो कन्फर्मेशनल चेंज होता है इसमें, एंड वो क्या होता है, रिसेप्टर में कन्फर्मेशनल चेंज होता है। एंड जैसे कि साइटोसोलिक डोमेन जो होता है रिसेप्टर का, वो जी प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करने लग जाता है। उसके बाद वो जो एक्टिवेटेड रिसेप्टर है वो उसके बाद क्या करता है, एक गुआनाइन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर को, मतलब ये एंजाइम है इसमें, तो गुआनाइन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर को स्टिमुलेट करता है एंड स्टिमुलेट करके जो जीडीपी बाउंड होता है उसको रिलीज कर देता है एंड इसके बदले जीटीपी को ऐड कर देता है। द एक्टिवेटेड जीटीपी बाउंड अल्फा सब यूनिट देन डिसोसिएट फ्रॉम, उसके बाद अल्फा सब यूनिट बीटा एंड गामा से डिसोसिएट हो जाता है, जो कि बाउंड रहते हैं एक साथ। गामा एंड बीटा एक साथ बाउंड रहते हैं बट अल्फा उनसे डिसोसिएट हो जाता है। एंड बोथ द एक्टिव जीटीपी बाउंड अल्फा सब यूनिट, active GTP bound alpha subunit and the beta gamma complex then interact with their targets to elicit intracellular response।
तो हमने अभी तक देखा है कि अल्फा क्या करता है, बीटा गामा के बारे में हमने अभी नहीं देखा, पर ये बोल रहा है कि ये तीनों ही एक्टिवेट हो जाते हैं एंड बीटा गामा का जो कॉम्प्लेक्स होता है वो अल्फा से अलग हो जाता है एंड ये जो अल्फा वाला जो पार्ट होता है उसमें जीटीपी बाउंड होता है ना, जीडीपी से जीटीपी जाकर एक्सचेंज हो जाता है। तो ये जो एक्टिविटी ऑफ अल्फा सब यूनिट क्या करता है, ये क्या करता है हाइड्रोलिसिस, मतलब जब उसका जो जीटीपी जो बाइंड हुआ जिससे वो एक्टिव हुआ, उस वही जीटीपी का जब हाइड्रोलिसिस हो जाता है तब ये अल्फा सब यूनिट क्या होता है, डीएक्टिवेट हो जाता है, इसका एक्टिविटी का टर्मिनेशन हो जाता है। एंड ये कैसे होता है, विच इज स्टिमुलेटेड बाय आरजीएस, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आया, which is stimulated by RGS. What is RGS by the way? Regulator of G protein signaling proteins. RGS. तो ये जो मतलब टर्मिनेशन जो होता है जीटीपी से, मतलब जीटीपी का हाइड्रोलिसिस होना है एंड अल्फा सब यूनिट का जो एक्टिविटी का टर्मिनेशन को स्टिमुलेट करता है आरजीएस। तो आरजीएस का फुल फॉर्म क्या है, रेगुलेटर ऑफ जी प्रोटीन सिग्नलिंग। आरजीएस का फुल फॉर्म है रेगुलेटर ऑफ जी प्रोटीन सिग्नलिंग, रेगुलेटर ऑफ जी प्रोटीन सिग्नलिंग, ठीक है, वो टर्मिनेट कर देता है। which act as GTPase एक्टिवेटिंग प्रोटीन। तो ये कैसे काम करता है, ये GTPase एक्टिवेटिंग प्रोटीन की तरह काम करता है फॉर द हेटेरोट्राइमेरिक जी प्रोटीन्स। ओके, तो दिस acts as a gaps, this acts as a gaps, जीटीपेज एक्टिवेटिंग प्रोटीन। ये जो आरजीएस होता है वो गैप्स की तरह काम करता है, मतलब जीटीपेज एक्टिवेटिंग प्रोटीन की तरह काम करता है फॉर द हेटेरोमेरिक जी प्रोटीन। एंड उसके बाद द इनएक्टिव अल्फा सब यूनिट, अब क्या हुआ, अब जीटीपी के साथ मतलब जीटीपी से जीडीपी अब एक्सचेंज हो गया एंड एक्सचेंज होने के बाद मतलब उसका हाइड्रोलिसिस होकर एक फॉस्फेट उससे रिलीज हो गया एंड वो इनएक्टिवेट हो गया एंड नाउ इट हैज जीडीपी ओनली। देन वो क्या होता है, इनएक्टिवेट स्टेज में जाकर रीएसोसिएट हो जाता है बीटा एंड गामा कॉम्प्लेक्स के साथ एंड उसके बाद फिर से वो साइकिल रिपीट होता है, ठीक है। तो द ह्यूमन जीनोम एनकोड्स 21 डिफरेंट अल्फा सबयूनिट। तो ये जो अल्फा सबयूनिट का जो इनएक्टिविटी में कौन हेल्प करता है, आरजीएस हेल्प करता है, आरजीएस हेल्प करता है इसके इनएक्टिवेशन में आरजीएस हेल्प करता है, जिसको बोलते हैं रेगुलेटर ऑफ जी प्रोटीन सिग्नलिंग, जो कि एक जीटीपेज एक्टिवेटिंग प्रोटीन की तरह काम करता है एंड अल्फा सब यूनिट को इनएक्टिवेट करता है एंड दैट बिकम्स रेडी फॉर अनदर साइकिल। उसके बाद ह्यूमन जीनोम एनकोड्स 21 डिफरेंट अल्फा सब यूनिट्स, 6 बीटा सब यूनिट्स एंड 12 गामा सब यूनिट्स। तो हमारे जो ह्यूमन के जीनोम जो होता है, ह्यूमन के पास ऐसे जीन्स होते हैं जो क्या कर सकते हैं, 21 डिफरेंट अल्फा सब यूनिट्स को बना सकते हैं एंड 6 बीटा सब यूनिट को बना सकते हैं एंड 12 गामा सब यूनिट्स को बना सकते हैं। आई एम नॉट श्योर व्हाई दिस ऑल लाइक, अगर ये मतलब तीन मिलकर एक सब यूनिट बना रहे हैं, एक जी प्रोटीन बना रहे हैं, तो इनका मतलब नंबर ऐसे क्यों अलग अलग है, देयर मस्ट बी ए रीजन। मतलब ऐसे हो सकता है कि यहाँ पर जो अल्फा सब यूनिट का नंबर सबसे ज़्यादा है ना, 21 डिफरेंट अल्फा सब यूनिट्स है, तो हो सकता है कि अल्फा सब यूनिट वाले बहुत सारे होंगे प्रोटीन्स एंड ये जो ट्राइमेरिक जब होते हैं तब उनमें 3 रहता है, पर ऐसे भी प्रोटीन्स होंगे जिसमें सिर्फ अल्फा होगा या फिर सिर्फ बीटा होगा या फिर अल्फा बीटा एंड मतलब अल्फा बीटा गामा मिलकर होंगे या फिर सिर्फ अल्फा एंड गामा होगा, ऐसा कुछ होगा शायद। आई एम नॉट श्योर बट आई एम एज्यूमिंग दैट different G proteins associate with different receptors. So this array of G protein couple receptor to distinct intracellular target. For example, the G protein associated with epinephrine receptor, तो G protein जो epinephrine receptor के साथ associate होता है उसको बोलते हैं GS because its alpha subunit stimulates adenylyl cyclase. Why S?
अदर तो इसको बोलते हैं क्या, जीएस। जो एपिनेफ्रिन का जो होता है जी प्रोटीन, उसको बोलते हैं जीएस, जी प्रोटीन एसोसिएटेड विथ एपिनेफ्रिन रिसेप्टर, उसको बोलते हैं जीएस बिकॉज इसका अल्फा सब यूनिट एडेनाइलिन साइक्लेज को स्टिमुलेट करता है। दिस स्टिल डज नॉट मेक एनी सेंस, बट देखते हैं एस फॉर क्या होता है। Other G protein alpha and beta gamma subunits are act instead to inhibit adenylyl cyclase। अच्छा, तो ये स्टिमुलेट करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं, या दिस इज एक्चुअली फॉर स्टिमुलेट, स्टिमुलेशन, स्टिमुलेट करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं। कोई एक डिफरेंट कलर, एकदम से डिफरेंट कलर, क्या होता है, ये स्टिमुलेट करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं जीएस। एंड यहाँ पर अदर ऑन द अदर हैंड ये क्या करते हैं, दूसरे जो होते हैं वो दूसरे जो जी प्रोटीन अल्फा एंड बीटा गामा सब यूनिट होते हैं वो इनहिबिट करते हैं एडेनाइलिन साइक्लेज को, इसीलिए उनको जी आई बोल। और टू रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ अदर टारगेट एंजाइम्स, जो रेगुलेट करते हैं टारगेट एंजाइम के फंक्शन को या फिर उनको इनहिबिट करते हैं, उनको जीआई बोलते हैं। एंड जो एडेनाइलिन साइक्लेज के फंक्शन को स्टिमुलेट करते हैं उनको जीएस बोलते हैं। इन एडिशन बोथ द अल्फा एंड बीटा गामा सब यूनिट ऑफ सम जी प्रोटीन डायरेक्टली रेगुलेट आयन चैनल्स। तो ऐसे भी कुछ होते हैं, ऐसे भी कुछ जी प्रोटीन्स होते हैं जो डायरेक्टली आयन चैनल को रेगुलेट करते हैं।